नाहरगढ़ में एक पुराना सा घर था। यह घर था हरिनाथ शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी सीता संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी गीता घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं। एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक अजीब सी जलन पलने लगी, क्योंकि गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी, शांत और दयालु। सही कहा, ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। हाँ, यह बातें गीता के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब सीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। सीता को यह सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था गीता मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। सीता ने सिर झुका लिया, जबकि गीता की आंखों में चमक आ गई। पहले सीता के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। गीता ने जब यह सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेती वाला किसान मिल गया। अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो मजदूरी करना अच्छा लगता है। गीता की बात पर सीता ने कुछ नहीं कहा, जबकि हरिनाथ ने कहा, वो गरीब है लेकिन मेहनती, ईमानदार है और साथ ही नेक दिल भी। सीता उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं गीता के लिए रोहन का रिश्ता आया, जो एक व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सीता शादी करके राम के साथ उसके घर आ गई। राम का घर छोटा था, एक टूटी सी रसोई और कुछ बोरियों में रखा अनाज। उधर जब गीता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां देखकर, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा, अब तो सीता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने गीता का घमंड दुगना कर दिया था। ओए कमला, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ और मेरे लिए नारियल पानी लाओ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। तभी गीता ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ सीता, कैसा चल रहा है सब? राम जी खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। तुझे कहाँ से खिलाएंगे? गीता की कड़वी बातें सुनकर सीता का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर गीता को बड़ा मजा आया। दिन गुजरने लगे। सीता की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, राम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते सीता थककर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो सीता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह राम ने खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से सीता को खाना भी खिलाया। जहाँ राम अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ गीता को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब गीता नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं? उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? कम से कम घर की मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या ध्यान रखेगी?
पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी, गरीब कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर गीता का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में गीता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना यह सब चीजें अधूरी हैं। रोहन दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन गीता ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? मोहन ने गीता की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। गीता, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो मोहन की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि मोहन का एक बड़ा सौदा डूब गया है। माँ, जो बड़ा ऑर्डर आया था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लिया था, अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और मोहन की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। मोहन का बहुत पैसा फंस गया और सास ममता का लहजा भी गीता के लिए बदल गया। बहू, अब साथ श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह गीता ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए, जो गीता एक रानी की तरह रहती थी। इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर राम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, सीता, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो मैं शहर में एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहीं बेचागे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे सीता, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज 10,000 की सब्जियां बिक गई। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और राम वो बैग सीता के हाथ में देता है। सीता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब सीता ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं। क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है, मेरी फूलमती। मजाक कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए है। ये सुनकर सीता मुस्कुरा देती है। इस तरह राम की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। सीता ने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन सीता का पता नहीं, दिन भर मजदूर करती होगा। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। राम ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। जल्दी हम नया घर भी लेने वाले हैं। यह सुनकर गीता की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद मोहन की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा गीता पर टूटने लगा। वो दिन रात गीता को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है। और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे शादी करके ही गलती कर दी। किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो रोहन की मदद तो करते। यह सुनकर गीता को बहुत बड़ा धक्का लगा। जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड होता था, वो उसे सिर्फ एक पालतू कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। एक तरह जहां सीता की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी,
तो दूसरी तरफ गीता की जिंदगी तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। गीता रसोई के कोने में बैठी थी, रो रो कर आंख सूजी हुई थी। पीछे से सांस की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। न मायके से पैसा लाई, न किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू। रोहन की चुप्पी गीता के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। गीता को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह मोहन की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। तू अपने मायके चली जा कुलटा, यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। गीता बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब गीता अपने मायके पहुंची तो हरिनाथ शर्मा उसे देखकर चौंक गए। बेटा गीता, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। हरिनाथ गीता को घर के अंदर ले गए, लेकिन गीता लगातार रो रही थी। इसलिए हरिनाथ ने अपनी बड़ी बेटी को फोन किया। हेलो बेटी सीता, कैसी है तू? बेटी सीता, वो गीता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह हरिनाथ शर्मा ने पूरी बात बता दी। जब सीता अपने मायके आई तो वो सीधा गीता के कमरे में गई। गीता दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी बहन इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। यह सुनकर गीता ने सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप था। अचानक गीता उठी और सीता के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। बस कर बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। गीता का यह रूप देखकर सीता सन्न रह गई। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है। अरे पागल बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे माफ कर दो। बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन सीता ने राम से बात की। राम, मैं चाहती हूँ कि गीता हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है सीता, जैसा तुम चाहो। गीता मेरी भी बहन है। फिर गीता राम और सीता के साथ मेहनत करने लगी और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। बाद में गीता के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी भी कर देते हैं।